अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है अब्दुस समद ने गुजरांवाला से। अब्दुल समद कहते हैं कि इंसान ख्वाहिशात की तकमील के पीछे क्या से क्या करने को तैयार हो जाता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। और आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ना सिर्फ आप बल्कि आपके सुनने वाले तमाम लोग चौंक उठेंगे। क्या ऐसा भी मुमकिन है? हां, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। यह कहानी है अनवर खान की। अनवर खान एक ऐसा जमींदार जिसकी अपने इलाके के अंदर काफ़ी ज़मीनें थी। वो अकेला उस इलाके का ज़मींदार नहीं था, और भी उसी की तरह काफ़ी ज़मींदार थे जिनकी बहुत ज़मीनें थीं। लेकिन वो एक ख्वाहिश रखता था कि मेरे इलाके के जितने भी ज़मींदार हैं, इन सब से ज़्यादा मेरे पास दौलत हो, इन सब से ज़्यादा मेरे पास पैसा हो। लेकिन एक बात उसके अंदर कमाल थी, वो यारों का यार था। यारों के लिए हमेशा बड़े दिल का मालिक था। जब भी यार दूर दराज से अपने इलाके से कहीं पे भी आते तो कमाल दस्तरखान लगाता और उनकी आओ भगत में, खिदमत में किसी किस्म की कोई भी कमी न छोड़ता। वहीं पे अनवर खान का एक खास मुलाजिम जिसका नाम मुरीद हुसैन था। मुरीद हुसैन अनवर खान का वो मुलाजिम था जो उसके तमाम राजों से वाकिफ था। ये जो ज़मींदार, वडेरे, सरदार इस तरह के लोग होते हैं, ये अयाश तबीयत के लोग होते हैं और अयाशियों के लिए और मुख्तलिफ़ किस्म की इस तरह की लवाजमात के लिए अपना एक ख़ास बंदा रखते हैं जो इनके तमाम प्लानिंग से क्या क्या अरेंजमेंट करनी है, किस चीज़ का बंदोबस्त करना है, वही करता होता है। तो मुरीद हुसैन उन्हीं में से था। अनवर खान साहब उसको बोलता कि खान साहब मेरे लिए क्या हुक्म है, और वो खान साहब के लिए सब कुछ अरेंज कर देता। जब वो दोनों अकेले होते, शाम को एक बड़ी सी उसकी हवेली और उसके आगे उसका हवेली से फासले पे डेरा सा था जहां पे वो बैठते। अक्सर यार दोस्त भी आते। तो एक शाम अनवर खान बैठा हुक्का पी रहा था और मुरीद हुसैन उसके साथ बैठा था। उस डेरे पे चारपाइयां लगी रहती, कुर्सियां भी बिछी रहती ताकि दोस्त आके वहां पे बैठ सके। एक कुर्सी पे मुरीद हुसैन बैठा था, नौकर चाकर और भी थे। मुरीद हुसैन कह लीजिए कि नौकरों में सबसे सीनियर मुलाजिम था। अनवर खान बोला, मुरीद हुसैन बस यार दिल की ख्वाहिश है, सब कुछ है, लेकिन और जिंदगी में इंसान की जिस तरह ख्वाहिशें होती हैं ना, बड़ा दिल करता है। मैंने एक दो दफा ख्वाब भी देखे हैं कि मुझे खजाना मिला है, और मेरा बड़ा दिल करता है यार कहीं से खजाना हाथ लग जाए। मुरीद हुसैन बोला, सरदार साहब आपके पास तो सब कुछ है माशाल्लाह, खजाने की कमी है क्या नहीं आपके पास? उसने कहा, नहीं मुरीद हुसैन, जब इंसान के पास दौलत आती है तो फिर बड़ी गाड़ियां होती हैं, उसमें उसके गार्ड होते हैं, फिर वो दुनिया के सफ़र करता है, कहाँ कहाँ जाता है। आज जो हमारी सरदारी है इसी गांव तक है, थोड़े थोड़े बड़े शहरों तक है, लेकिन जब इंसान के पास पैसा आ जाता है वो तो जहाज़ों में फिरता है, उसके अपने जहाज़ होते हैं। मुरीद हुसैन कहता, हाँ सरदार साहब, ये बात तो है कि जब पैसा आता है तो इंसानों के जहाज़ भी आते हैं, शौक भी बड़े होते हैं, हम गरीबों को क्या पता। वहीं पे एक दिन बैठे हुए उसको मुरीद हुसैन ने कहा, सरदार साहब आज आपको एक बात कहूं। उसने कहा, क्या? उन जमीनों के बीचों बीच जहां पे अनवर खान की जमीनें थी, बिल्कुल बहुत बड़े इलाके में फैली हुई थी, बहुत बड़े रकबे थे उनके। रकबों के बीचों बीच एक पुराना सा घर बना हुआ था। कभी कभी वो लोग वहां पे शिकार की नियत से जाते तो वहां पे भी स्टे करते थे। कोई दूर के मुलाजिम वगैरह आ जाते तो उनको वहां पे ठहराते थे। कच्चा बना हुआ ऐसा घर था जिसके नक्श बताते थे कि अपने दौर का एक खूबसूरत घर था, पाकिस्तान बनने से भी पहले का वहां पे बना हुआ था। और उसके बारे में था कि जब पाकिस्तान बना था तो लोग जब अपने अपने घरों को छोड़ के गए थे तो उस घर के अंदर भी मकीन कुछ हिंदू फैमिली थी जो उस इलाके को छोड़ के हिंदुस्तान चले गए थे।
उस घर के बारे में बहुत सारे लोगों का यही कहना था, बुजुर्गों से भी सुनते आए थे कि ये एक बहुत पुराना हिंदुओं का बना हुआ घर है। घर का तर्ज भी बताता था कि आज के जिस तरह के लोग घर बनाते थे वैसा घर नहीं था। सादा सा घर था, लेकिन अंदर नक्श बड़े खूबसूरत बनाए गए थे। आप जब घर के अंदर दाखिल होते तो एक बड़ा सा सहन था, सामने ही 2 बड़े कमरे बने हुए थे, लेकिन सहन उसका काफी बड़ा था। मुरीद हुसैन एक दिन बोला, सरदार साहब आपको एक बात बताऊं? वो बोला, हाँ बोल मुरीद हुसैन। उसने कहा, आप अक्सर कहते हैं खजाने की बात, आपको ख्वाब भी नजर आते हैं, मैंने भी एक ख्वाब देखा है। अच्छा, क्या ख्वाब देखा है भाई तूने? सरदार साहब पता नहीं, मैंने ख्वाब देखा है, वो हमारा जो मकान है हिंदुओं के दौर का बना हुआ, उसमें कोई खजाना है। मैंने ख्वाब में खजाना देखा है कि एक देग है, सोने की भरी हुई है, उसमें हीरे जवाहरात हैं, वो देग भरी हुई है, उसी घर में है। मुरीद खान हंस पड़ा। अच्छा भाई, तू तो बड़ा पहुंचा हो गया, बड़ा पहुंचा हुआ बंदा, तूने तो ख्वाब देख लिया। कह रहा, नहीं सरदार साहब, मैंने ख्वाब नहीं देखा। फिर आपको पता है हमारे इलाके का वो फलां फलां बंदा? उसने कहा, हाँ जानता हूं मैं उसको। क्या हुआ? उसने कहा, मैं उसको भी लेके गया था, उसके साथ वैसे ही बैठा हुआ था तो उसने पढ़ना शुरू कर दिया। उसने मुझे खुद ही कहा कि यहां पे कोई खजाना है। मैं तो ख्वाब पहले देखा था, फिर उसने मुझे कहा खजाना है। मैं जब उसने बताया खजाना है तो फिर भी मुझे यकीन नहीं आया। तो फिर एक और हमारा दोस्त है, उसका दोस्त आया हुआ था कहीं से, उसको मैंने बात की कि यार तुम पढ़ सकते हो, खजाने को देख सकते हो। उसने कहा हाँ। मैं उसको लेके गया, उसको ये नहीं बताया कहाँ पे है, तो उसको लेके गया, जमीन के दूर खड़ा हो गया, मकान सामने था। मैंने कहा यार पढ़ाई कर, किधर है मकान? सराइकी लहजा होता है, मतलब एक्सेंट उनका इसी तरह का होता है। तो कहता है जी, वो चलते चलते उसी कच्चे मकान के पास पहुंच गया। कहता है ये किसका है? मैंने कहा जी हमारा है। कहते हैं इसका दरवाजा खोलो, और अंदर गया तो वो अंदर जाके पढ़ना शुरू हो गया। कहता है यहां खजाना दफन है। अनवर खान बोला, अच्छा तू मुझे आज बता रहा है, ये कब का वाकया? उसने कहा जी ये काफी टाइम हो गया है। अच्छा, खजाने की बात हो रही है तो मैं आपको बताऊं, कई ऐसे वाकयात जो सच्चे सुनने में आए हैं, वो मतलब लोग यार दोस्त जिस तरह कहानी भेजते हैं या वाकयात भेजते हैं, जो मैं अभी आपको एक छोटा सा वाकया सुनाने जा रहा हूं एक खजाने के हवाले से। एक हिंदुस्तान से फैमिली आई थी, मुझे भूल रहा इलाका कौन सा था, शहर कौन सा था। वहां के जो बड़े बड़े सरदार थे, वडेरे थे, उनसे राब्ता किया गया और उन्होंने कहा हमें अपना घर देखना है, आबाई घर। कहते हैं वो सरदार थे, सिख थे। वो उनको लेके गए और नक्शे बदल गए थे। वो जैसे कैसे घर पहुंचे, उन्होंने कहा हाँ यही घर है जी हमारा, और उन्होंने पूरा नक्शा बता दिया कि अंदर ऐसे कमरे हैं, इस जगह पे ये है, इस जगह पे ये है, इस जगह पे ये है। घर के बंदे को बुलाया गया, हाँ भाई ये सरदार साहब आए हैं, इनका ये पुराना घर है, यहाँ पे रहते रहे हैं, तो इन्होंने अपने घर को देखना है। नक्शा जो बता रहे हैं क्या यही घर है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल यही नक्शा है जो ये बता रहे हैं, अंदर से यही बना हुआ है। सरदार साहब बोले जी हमारी अमानत है इस घर में, जब हम गए थे ना अपनी अमानत छोड़ के गए थे, तो हमें अपनी अमानत चाहिए। तो वो जो नौजवान बाहर आया था उसने कहा जी मेरा अब्बा गया हुआ है, अगर आप नाराज ना हो, मैं अपने वालिद की इजाज़त के बगैर नहीं ऐसे कर सकता, अगर आप कल तशरीफ़ ले आएँ तो मैं कल हाजिर हूँगा। वालिद साहब आज शहर गए हुए हैं, कल आप जो हुक्म करेंगे हम हाजिर होंगे। उन्होंने कहा ठीक है। वो चले गए। अब उस लड़के का वालिद मौजूद था, उस वक्त घर में नहीं था, लेकिन गया हुआ था, रात तक वापस आ जाता। जब वालिद आया उसने कहा जी सिख आए हैं और सरदार साहब हैं, उनकी कोई अमानत है, तो सोने के अलावा तो अमानत कोई नहीं हो सकती, घर में सोना है। उन्होंने पूरी रात सोना गुजारने में ढूंढने में गुजार दी, घर का चप्पा 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 ढूंढ मारा। अब फर्श नहीं खोद सकते थे क्योंकि जब उनके पास ये घर आया था, उससे भी पहले जिस तरह घर आया था आज वही उस घर के मालिक थे, तो फर्श का तो उनके पास इतना टाइम नहीं था कि खोद के देखें कि नीचे देग है, लेकिन पूरे घर को छानने के बावजूद सोना कहीं से नहीं मिला। यहां तक कि अगले दिन के टाइम जब वो लोग आए हैं, सरदार साहब और वहां के जो वडेरे टाइप थे, उन्होंने कहा जी हाँ आ गए हैं वालिद साहब, तो उस वक्त तक भी वो ढूंढ रहे थे, लेकिन थक चुके थे कि उन्होंने कहा नहीं, या तो घर गलत है या कोई जमीन में है, तो हमें नहीं पता।
अगर ये ज़मीन से निकालेंगे, खोदेंगे, तो हम कह देंगे जी हमारा भी हिस्सा है, हमारा घर है, आप हमारी ज़मीन खोद रहे हैं। सरदार साहब आगे जी, उन्होंने कहा जी इजाज़त है, हम अपनी अमानत ले सकते हैं। उन्होंने जी आप ज़मीन खोदेंगे हमारी? उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा जी देखिए, अगर आप हमारी ज़मीन खोदेंगे तो अगर कोई चीज़ उसमें से निकली, हम भी हिस्सेदार हैं। उन्होंने कहा जी हम आपकी ज़मीन नहीं खोदेंगे। उन्होंने कहा जी ज़मीन नहीं खोदेंगे तो फिर ठीक है, घर आपके हवाले। उन्होंने कहा फिर तो कुछ मिलना ही नहीं है इनको। अंदर वो लोग जब गए हैं तो उस दौर में जो अलमारियां बनाई जाती थी हवा के लिए, वेंटिलेशन के लिए, उसके लिए एक बड़ा सा फ्रेम होता था लकड़ी का। ये तकरीबन आप कह लीजिए 3.5 फुट से 4 फुट की अलमारी होती थी, 3 फुट की तकरीबन कह लीजिए, 3 से 4 फुट की। उसमें लकड़ी का एक साइडों पे फ्रेम होता था और एक सेंटर में भी लकड़ी का बड़ा सा फ्रेम होता था, जैसे जेल की सलाखें होती हैं, किसी भी प्रिजन की, जेल की, उसी तरह सलाखों की तरह उसके अंदर भी सलाखें लगाई जाती थी उस अलमारी के अंदर। पुराने दौर की, अभी भी बहुत सारे घरों में हैं, लेकिन वक्त के साथ बदल चुकी हैं। हमारे घर में भी बहुत पुराना एक घर था, उसमें भी थी। वो बहुत मोटी मोटी होती हैं, उनको काटा नहीं जाता। वो सलाखें होती हैं लाइन में लगी हुई, दरमियान में भी एक लकड़ी का फ्रेम होता है और साइडों पे होती है, और 2 पट होते हैं उस अलमारी के जो बंद कर देते हैं तो खिड़की बंद हो जाती है, और पट खोलते हैं लकड़ी के तो खिड़की वेंटिलेशन के लिए खुल जाती है। बीच में वो लकड़ी की बड़ी बड़ी लोहे की मोटी मोटी सलाखें, जेल की तो खैर बहुत मोटी होती हैं, लेकिन उसके अंदर भी अच्छी खासी लोहे की सलाखें होती हैं। जब सरदार साहब वो लोग गए, उन्होंने कहा जी इजाज़त है, हमारी चीज़ थी, हम ले सकते हैं। अब उन्होंने ज़मीन का तो पहले ही कह दिया था। उन्होंने कहा कहाँ से मिलना है इनको? हाँ जी, उन्होंने कहा ले लें। तो वो सीधे एक अलमारी के पास गए और उन्होंने कहा जी ये अलमारी के अंदर जो लोहे की सलाखें लगी हुई हैं, ये हमने सोने की बनवा के इसके अंदर लगवा के इनके अंदर रंग कर दिया था, और उसको मैला करके गए थे कि शक भी किसी को ना पड़े कि ये रंग हुआ है। आज वो रंग उतरते मैला होते होते काला, पहले काला रंग करवाया गया तो वो इतना और खराब हो चुका था कि उन्होंने उस लकड़ी के फ्रेम में से जो जितनी भी लोहे की सलाखें थीं जो निकाली, तो वो हकीकत में सोने की बनी हुई सलाखें थी, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा रंग रोगन करके और उनको मैला शला करके कर दिया था। आज वो देखने को इतनी मैली कुचैली थी, किसी का वहमो गुमान भी नहीं जाता था कि ये गोल्ड है। लेकिन उनकी अमानत थी, और एक शख्स की नहीं थी, बहुत सारे लोगों ने सोना लेके उसको पिघला के उसकी सलाखें बना के उन्होंने वहां पे लगा दी थी, और वो अपनी सलाखें ले गए। घर वाले सर पीटते रह गए कि हमारा इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। और जब वो वादा कर चुके थे, अहद कर चुके थे, जो उनकी अमानत है और वो लेने आए हैं, उनका तो नहीं था। तो इस तरह का कर मेरे सामने आया। अब अनवर खान मुरीद हुसैन की बातें सुन के हैरान हो रहा था और उसको बता रहा था कि 2 आमिल हैं जिनसे मेरी बात हो चुकी है। तो मुरीद खान को लेके, अनवर खान अपने उस मुरीद हुसैन को लेके एक दफ़ा अपने फिर से डेरे पे गया और ज़मीनों को देखते देखते अपने उस मकान के अंदर दाखिल हुआ और मकान का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। मकान के नक्शो निगार तो बताते थे कि जैसे कोई हिंदू रहते हों, और पूजा करने के लिए कुछ इस तरह के नक्श भी बनाए गए थे, और लगता था हाँ है तो बहुत पुराना घर, और हो सकता है इस पुराने घर के अंदर वाकई कोई चीज हो। अब तलाश थी किसी ऐसे शख्स की जो बहुत आमिल हो, कामिल हो और बहुत पहुंचा हुआ हो। अनवर खान एक दिन अपने कराची के दोस्त शाकिर से बात कर रहे थे, और बातों बातों में शाकिर ने बताया कि यार एक हमारा दोस्त है, उसकी चीज गुम हो गई थी, तो यहां पे एक बहुत बड़ा पीर है, मिलता नहीं है, उसका ठिकाना भी नहीं, कभी कभी कहीं मिलता है। काले शाह उसका नंबर है, हर वक्त सिगरेट उसके हाथ में लगी हुई है, शक्ल उसकी काली धूं, यानी बिल्कुल काला स्याह। उसको बोलते हैं काला धूं, धूं कहते हैं धुएं को, यानी जो बहुत काला हो तो उसको धुआं कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं वो लोग काला धूं। शक्ल उसकी काला धूं है, हर वक्त सिगरेट पीता रहता है, आंखों से नजर आता है कोई शैतानी ताकतें हैं उसके पास। तो भाई बंदे की चीज गुम हो गई, उसने पढ़ाई की, पढ़ाई करके घर के जिस हिस्से में छुपी हुई थी निकाल के दे दी, बंदा बड़ा पहुंचा हुआ है। अनवर खान ने कहा यार उससे मीटिंग करा सकता है, काम है। उसने कहा यार मसला ही कोई नहीं, तू आ जा। यारों का यार था अनवर खान, दोस्त उस पर जान निछावर करते थे, और कराची में बैठा हुआ शाकिर जब भी आया था उसके पास, अनवर खान के पास, वो उसकी बड़ी आओ भगत करता था। तो उसने कहा आ जा यार, मसला ही कोई नहीं। अनवर खान रवाना हुआ और अपने दोस्त के पास पहुंच गया। उसकी तलाश जारी हुई, वाकई वो मिलता नहीं था, बड़ी मुश्किलों से मिलता था, और आखिरकार एक जगह पे मिल गया। कुछ डेरे बनाए हुए थे जहां कभी कभी वो बैठता था, मन मौजी सा बंदा था।
अनवर खान ने कहा जी आपसे बात करनी है, आपसे टाइम लेना है। उसने कहा बोल। उसने कहा जी मुझे आपको अपने साथ अपने इलाके में लेके जाना है, उसके बदले आप जो भी ख्वाहिश करेंगे और मेरी जितनी इस्तिताअत है, कुव्वत है, मैं जो भी दे सका मैं हाजिर हूंगा। शाकिर भी क्योंकि साथ था, वो खुल के बात नहीं कर सकता था, तो उसी वक्त वो आमिल बोला ये आपके क्या लगते हैं? उन्होंने कहा जी मेरा दोस्त है। कहते इसको कहें जरा बाहर जाएं। उसने शाकिर को इशारा किया यार जरा बाहर जा। शाकिर बाहर चला गया। वो कहता बोल, अब खुल के बोल, क्या मसला है? उसने कहा जी लगता है पुरानी जगह है, वहाँ पे कोई ख़जाना है, मैंने भी ख्वाब देखे हैं, मेरा जो मुलाजिम है मुरीद हुसैन उसने भी मुझे बताया, कोई पीरों ने, कोई आमलों ने पढ़ा है, तो वहाँ पे कोई ख़जाना है। अगर आप मोहब्बत करें, आपके बस इल्म है, मैंने आपकी बड़ी तारीफ़ें सुनी है, आप चल के देख के नज़र मार लें तो तो ख़जाना मिल सकता है। ख़जाना मिल गया तो उसमें से आपका भी हिस्सा होगा, मेरा भी होगा। तो कुछ देर सोचता रहा, सिगरेट उसके मुस्तकिल हाथ में होती थी। उसने कहा ठीक है, कहाँ है तेरा गांव? उसने बताया जी फलां फलां गांव है। उसने कहा ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। उसने कहा जी अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपके साथ आपको लेके चलता हूँ, आप मेरे साथ ही चलें। उसने कहा नहीं, मैं खुद ही आऊँगा और मुझे जो कुछ चाहिए होगा वो तुम्हें देना पड़ेगा, ख़जाना तो मैं निकाल लूँगा, लेकिन याद रखना ख़जाने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है, जो जो कुछ मैं मुंह से मांगूंगा वो तुम्हें देना पड़ेगा। उसने कहा जी आप जो हुक्म करेंगे आपको मिल जाएगा, अगर ख़जाना निकाल देते हैं तो उसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं हाजिर हूं। यूं उनके बीच में एक चीज़ तय हो गई। अनवर खान उसका शुक्रिया अदा करके उसको अते पते सब कुछ समझा के कुछ दिन अपने दोस्त शाकिर के पास रहा और उसके बाद वापस अपने गांव आ गया। ये सर्दियों के दिन थे। अब आहिस्ता आहिस्ता सर्दियां शुरू होने जा रही थीं। शदीद सर्दियां नहीं हुई थीं। अनवर खान अपने घर में था कि वाहिद एक मुरीद हुसैन ही था जो मुलाजमों में घर के अंदर भी आ जाता, दरवाज़ा भी खटखटा सकता था। बाकी मर्द मुलाजमों को इजाज़त नहीं थी। वो भी एक मखसूस लिमिट थी मुरीद हुसैन के लिए भी। उसने आगे दरवाज़ा खटखटाया। अनवर खान बोला खैर है मुरीद हुसैन? उसने कहा जी कोई आमिल है, काला स्याह है, काला धुएं की तरह काला धूत है, वो आया है जी, आपका नाम लेता है और कहता है जी वो अनवर खान है, उन्होंने मुझे एड्रेस दिया था, तो वो कोई मिलना चाह रहा है आपसे। अनवर खान को सब कुछ याद आ गया। उसने कहा हाँ हाँ कहाँ है कहाँ है? उसने कहा जी वो उधर आया। उसने कहा फौरी उसको बिठाओ और उसको फुल प्रोटोकॉल दो, उसको ऐसे प्रोटोकॉल दो कि जो निकाले उसको पता लगे हमारे डेरे पे है। उन्होंने कहा सरदार साहब मैं समझ गया हूँ। उन्होंने कहा मैं आता हूँ। मुरीद हुसैन गया, जाके उसको प्रोटोकॉल देना शुरू कर दिया, उसकी आओ भगत शुरू कर दी, मुलाजिम ये वो देखभाल, और उसको जैसे कोई एक खान सरदार आया बैठा होता है वैसे इज्जत देनी शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद अनवर खान भी पहुंच गया, आके बड़े पुरतपाक से उसको मिला। जी आप आ गए, खुशी हुई, आपने बताया होता मैं खुद रिसीव करने आ जाता, ये है वो है फलां है फलां है। उसने कहा नहीं, मैंने कहा था कि जब मुझे ज़रूरत पेश आएगी मैं खुद ही पहुंच जाऊंगा और मैं पहुंच गया हूं। आज तो नहीं, आज तो मैं रेस्ट करूंगा, कल हम उस जगह पे चलेंगे और कल चल के उस जगह को देखेंगे। अनवर खान जब उससे मिल के आया था तो आने के लिए पैसे वगैरह उसको दे के आया था कि ये आपका किराया है, आना जाना खाना पीना पहले ही एडवांस में दे आया था, ये नहीं कि वो खुद अपने खर्चे पे आया था। एक मोटी तगड़ी रकम उसको दे के आया था कि सिर्फ किराया नहीं, उसको पैसों का भी जरा लालच हो तो वो आ जाएगा, और वो आ गया था। रात को उसकी आयो भगत हुई, रात को उसके लिए भुने हुए खाने ये वो जो कुछ उसने फरमाइशें की उसके सामने रख दिया गया, और एक बेहतरीन गेस्ट हाउस जो बनाया गया था बड़े बड़े अमीरों के लिए, जहाँ पे उसके हर कैटेगरी के दोस्त आते थे, तो सबके लिए एक अलग अलग इस तरह का गेस्ट हाउस होते थे। उसको ठहराया गया, सही प्रोटोकॉल दिया गया, और अगले दिन नाश्ता वगैरह करके वो बोला चलें हम। तो 3 लोग, काले शाह, अनवर खान और उसका मुलाजिम मुरीद हुसैन, ज़मीनों की तरफ चल पड़े। गाड़ी में सवार हुए और चलते हुए अपनी ज़मीनों पे पहुंच गए, और उसके बाद उतल के पैदल चलते 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 उसी घर के करीब पहुंच गए। लेकिन उसके जैसे ही करीब पहुंचे तो वो आमिल रुक सा गया और दूर खड़े होकर पढ़ना शुरू हो गया। अब वो पढ़ते हुए कभी अपना मुंह लेफ्ट की तरफ कर लेता, कभी अपना मुंह राइट की तरफ कर लेता, कभी वापस चलना शुरू कर देता, कुछ कदम चलता, फिर चलता हुआ वापस आ जाता, कभी इधर मुंह करके पढ़ता, कभी इधर मुंह करके पढ़ता। एक अजीब सी सूरत हाल थी। खैर पढ़ते पढ़ते उसने कहा हाँ
कन्फर्म हो गया, आ जाओ मेरे पीछे। और वो उनको लेके सीधा उस घर की तरफ गया। बताया नहीं गया था कि वो सामने जो कच्चा घर है अभी काफी दूर था, लेकिन वो खुद ही लेके उनको घर की तरफ गया। कहता है दरवाजा इसको खोलो। मुरीद हुसैन ने ताला लगा हुआ था, जल्दी से ताला खोला, लकड़ी के 2 पटसे थे दरवाजे के, खोल दिए गए। वो अंदर दाखिल हुआ। घर के अंदर दाखिल होते ही उसने पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ता जाता वो फूंके मारता जाता, पढ़ता जाता वो फूंके मारता जाता, और उस सहन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहा, पढ़ता रहा, चक्कर लगाता रहा, पढ़ता रहा, और सहन के बिल्कुल सेंटर में आके खड़ा हो गया और कहता है ये है वो जगह जहां पे खजाना दफन है।